नमस्कार, मैं अंकिता मिश्रा। वेलकम टू आवर चैनल मॉडर्न शाइन्स। आज हम यहाँ बैठे हैं जो बहुत ही जाने माने हस्ती हैं, बहुत ही बड़े फिल्म प्रोड्यूसर हैं, श्री विजय शेखर गुप्ता जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू वेरी नमस्कार मच। सर। अभी तो आप जानते ही हैं कि आप सबसे ज़्यादा चर्चित है अभी अपने आने वाली फ़िल्म को लेकर, तो आपकी आने वाली फ़िल्म के बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। मेरी फिल्म का नाम है सुसाइड और मर्डर, ए स्टार वाज लॉस्ट। ये ऐसे लोगों की कहानी है जिनकी हत्याएं हुई और बाद में जो हमारी इंडस्ट्री के माफिया लोग हैं उन्होंने उसको आत्महत्या का नाम दे दिया। और ये कोई पहली बार इस तरह का केस नहीं हुआ। ये मैं करीब जब दिव्या भारती, फिर उसके बाद जिया खान, दिशा सावलानी, फिर सुशांत, ये तो वो हैं जो नामचीन चेहरे हैं, नामचीन हैं। ऐसे कितने लोग हैं जिनके साथ इस तरह के हादसे हुए। और मेरी फिल्म को बनाने का मकसद यही है कि आने वाले जो पीढ़ी है, जो आउटसाइडर्स आते हैं बॉलीवुड में, उनके साथ इस तरह के हादसे ना हों। सर, ये थोड़ा सा जो आपने हिंट दिया, ये थोड़ा सा जिक्र कर रहा है सुशांत सिंह के मर्डर केस, जो सुसाइड या मर्डर केस जो भी है उसकी तरफ रुख कर रहा है। ये आप क्या ये एक वहाँ से प्रेरणा मिली है आपको इस फिल्म के लिए? क्या ये एक बायोपिक है? नहीं, ये कोई बायोपिक नहीं है, ये किसी की बायोपिक नहीं है। एक्चुअली मुझे इस तरह का सब्जेक्ट बनाने का प्लान तो जब जिया खान का मर्डर हुआ था जी। उस वक्त ही मेरे दिमाग में चल रहा था कि मेरे को नेपोटिज्म और बॉलीवुड माफिया के खिलाफ एक इस ऐसे सब्जेक्ट पे फिल्म बनाई जाए। बट उस वक्त मेरी सेहत ठीक नहीं थी तो मैं फिल्म नहीं बना पाया। लेकिन सडनली 10-15 दिन के अंदर दो ऐसे हादसे होते हैं, पहले दिशा सालियान का, जी जी। फिर सुशांत सिंह राजपूत का। तो मुझे इन दो हत्या, मतलब ये दुनिया के लिए सुसाइड है या ये माफिया बोल रहा है या मुंबई पुलिस बोल रही है या बॉम्बे की महाराष्ट्र सरकार बोल रही है कि सुसाइड है, ये सुसाइड नहीं है, ये हत्याएं हैं दोनों। और मैं इतना मतलब परेशान हो गया कि मुझे लगा कि अब ये सही वक्त है कि अब बॉलीवुड की जो डार्क साइड है, जो बॉलीवुड का माफिया है, उसको एक्सपोज किया जाए इस फिल्म के माध्यम से। जी। तो सर, अगर आप देखें इस केस में सुशांत सिंह के मर्डर या सुसाइड जो भी आप कहें, उसमें जो उनकी फैमिली है वो तो कह रही है कि ये सुसाइड केस है और वो सीबीआई जांच के लिए बिल्कुल नहीं चाहती है ये सब करना। तो आप इस बारे में क्या टिप्पणी करना चाहते हैं? देखिए, अब उनकी फैमिली वो पटना में रहती है, उनको क्या मालूम बॉलीवुड में क्या क्या घटनाएं होती हैं, क्या किस तरह के षड्यंत्र रचे जाते हैं। और मैं पिछले 30 साल से इंडस्ट्री में बैठा हूँ, मैंने तो ये माफिया को, ऐसे षड्यंत्र को अपनी आंखों से देखा है। और इस फिल्म के अंदर मैं वही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जो मेरा पिछले 30 साल का तजुर्बा है बॉलीवुड का। तो तजुर्बे से मतलब आप कोई एक या दो इंसिडेंट अगर हमारे साथ शेयर करना चाहें? नहीं, मैं देखिए, मैंने बताया ना कि मैं अभी खुल के मैं कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि अभी इस केस की जांच चल रही है। जी। और बाकी जैसे जैसे जो वक्त आएगा, जब मुझे बोलने का सही वक्त लगेगा, मैं खुल के भी बोलूँगा, सबके मैं नाम लेके भी बोलूँगा। मैं ठीक है, तब मेरे को तब किसी हम के आपसे बाप का डर नहीं है मेरे को। ज़रूर तब आपसे हम बात करेंगे। अभी चलिए हम आपकी फिल्म की तरफ आते हैं। अब अपने कास्ट के बारे में बताइए। अभी कुछ कास्टिंग मेरी हो चुकी है, जैसे सचिन तिवारी को मैं एज ए आउटसाइडर, फिल्म का हीरो है वो। अच्छा। और अभी सेकंड पोस्टर आपने अभी देखा होगा, क्या नाम है कि राणा साहब हैं जो दिल्ली के एक मॉडल थे, मॉडल हैं, सॉरी थे नहीं, मॉडल है। और उनको मैंने एज ए नेपो किंग कैरेक्टर दिया है, जो फिल्म का नेगेटिव कैरेक्टर है। और बाकी भी कास्टिंग अभी चल रही है ऑलमोस्ट। क्या नाम है, मेरे पास जब मैंने ऑडिशन के लिए कास्टिंग कॉल मैंने मेरी सोशल मीडिया पे, मेरी कंपनी के सोशल मीडिया पे डाला, तो 6.5 लाख ऑडिशन टेप मेरे पास पहुँचे हैं। उसमें से अब मेरी टीम ने करीब 500 कलाकारों को शॉर्टलिस्ट किया है, जो मैं आज रात को कम से कम 10 घंटे बैठ के देखने वाला हूँ। और फिर उनको, मैं सबको पता कि मैं इस वक्त मैं मुंबई में नहीं हूँ, कोरोना की वजह से मैं दिल्ली फंस गया था, तो अब मैं सारा काम दिल्ली बैठ के कर रहा हूँ। इस फिल्म की पूरी प्लानिंग मैं दिल्ली बैठ के ही कर रहा हूँ। और जो जो
लोग अब मुझे अच्छे लगेंगे, मेरे कैरेक्टर के हिसाब से मैं उनको दिल्ली बुलाऊंगा, दिल्ली बुला के मैं उनके ऑडिशन लूँगा पर्सनली, और जो फाइनल हो जाएगा वो काम करेगा। जी सर, ये जो नाम आपने रखा है नेपो किंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग है सर। इसका आइडिया आपको कहाँ से आया? बस दिमाग में कुछ आता है, जब आपको पता क्या कहते हैं ना, जब आप सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं और कुछ सच्चाई को दिखाना चाहते हैं जी, तो आइडियाज़ भी अपने आप आते रहते हैं। सर राणा जी को क्यों कास्ट किया आपने इसमें? भाई मुझे ऐसा चेहरा चाहिए था जो गुड लुकिंग भी हो और उसके दिमाग में कुछ शैतानी तत्व भी चलते रहें। मीडिया में जब हम पोस्टर्स देख रहे हैं नेपो किंग का, स्पेशली वो एम्फसाइज्ड है, तो उसमें गेटअप जो आ रहा है उनका, वो किसी की तरफ इशारा कर रहा है। अब वो आपको लगता, मुझे नहीं लगता। अच्छा, मतलब पक्के तौर पर आप कह रहे हैं कि वो, मतलब ये एक आपकी इमेजिनेशन है, ये जो कैरेक्टर है एक इमेजिनेशन है? ये बिल्कुल इमेजिनेशन है। मोस्टली जितने भी मीडिया वाले हैं वो लोग यही आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आप ये बायोपिक बना रहे हैं, सुशांत सिंह से रिलेटेड है ये चीज़, और आपने कुछ पर्टिकुलर लोगों को एम्फसाइज किया हुआ है जिनका आप नाम नहीं ले रहे हैं। तो आप इस बात को कैसे डिफेंड करेंगे? देखिए, अब मीडिया का काम है बोलना और मेरा काम है जवाब देना। जी। अब वो मेरे ऊपर आरोप लगा रहे कि मैं बायोपिक बना रहा हूँ। भाई मैंने डे 1 से यही बोला कि ये इंस्पायर्ड है जी। और ये कोई किसी की बायोपिक नहीं है। अगर मैं बायोपिक बनाता तो पहले मेरे को भाई जिसकी भी मैं बायोपिक बना रहा हूँ, मैं उनके परिवार से परमिशन लेता, उनके साथ कुछ एग्रीमेंट करता, कुछ फाइनेंशियल डिस्कशन करता। लेकिन मुझे पता था कि मैं बायोपिक नहीं बना रहा। मैंने कहा ना, मैं एक इंसान से इंस्पायर्ड नहीं हूँ। मैं जो 4 नाम मैंने आपको लिए हैं, उसके अलावा ऐसे बहुत से नाम हैं जो अननोन हैं, जिनको मैंने अपनी आंखों से वो चीज़ें देखी हैं मैंने इंडस्ट्री के अंदर। मैं भाई उन सब से इंस्पायर्ड हूँ कि भाई इंडस्ट्री में जब कोई आउटसाइडर आता है उसके साथ पहले तो काम नहीं मिलता, कि सिर्फ ऑडिशन 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 ऑडिशन, और कास्टिंग डिसाइड पहले हो चुकी होती है। हर बड़े मेकर की कास्टिंग डिसाइड पहले हो जाती है। ऑडिशन एक छलावा है और दिखावा है उन लोगों के लिए। तो भाई जब आपको कास्टिंग करनी ही नहीं है तो आप ऑडिशन का छलावा क्यों करते हो, क्यों दिखावा करते हो? मतलब जो कुछ भी सुन रहे हैं मीडिया में वो सब सच है? 100% एक्चुअली डार्क साइड है। बिल्कुल, खाली यही डार्क साइड तो बहुत सारी, मैं आगे वो आपको बता रहा हूँ कि फिर कोई आउटसाइडर किसी तरह अपने टैलेंट के दम पर आगे बढ़ जाता है तो वो चीज़ें उनसे बर्दाश्त नहीं होती कि भाई यार एक बिहार से आया हुआ बच्चा या झारखंड से आया हुआ बच्चा या तमिलनाडु से आया हुआ बच्चा आगे स्टार बन गया और आज वो हमारी फिल्में काट रहा है, हमारे नाम को कमज़ोर कर रहा है। तो फिर षड्यंत्र रचे जाते हैं उसको दबाने के, उसको गिराने के। बॉयकॉट किया जाता है ऐसे कलाकारों का कि भाई ठीक है, वही 8-10 प्रोड्यूसर जो हैं उनका एक गैंग बना हुआ है जिसको माफिया का नाम मैं देता हूँ। मैं तो माफिया का नाम दूँ, वो माफिया ही है वो। तो फिर वो कहते हैं कि भाई अच्छा भाई फला एक्टर बहुत उड़ रहा है, इसको काम नहीं देना, फला एक्टर ये ऐसा कर रहा है, इसको ऐसे अवॉइड करो। आप देखो कि मैं जब भी कहना मैं कोई अवार्ड फंक्शन होता है तो ऐसे कलाकारों का कितना मजाक होता है, उनको कितना कहना मैं डिस्ट्रीब्यूटेड किया जाता है। तो ये क्या सही बात है क्या? अभी आप देखो कि जितने भी आप कहना मैं रियलिटी शो देखते हैं, जब उस कलाकार के नाम के साथ बात की जाती है तो जो स्टार किड्स हैं या जो मतलब जो नेपोटिज्म फैला रहे हैं और ये माफिया जो है किस तरह मजाक उड़ाता है उनका। चाहिए सही है क्या ये तो मतलब क्या आप स्टार के बच्चे हैं तो मतलब आप ही स्टार बन सकते हैं, बाकी क्या सारा का नाम हिंदुस्तान बेवकूफ़ है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो सर ये जो अभी जो केस हुआ है और इस पे जो इतना ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन लोग अपने पर्सनल लेवल पे जाके इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, आपको लगता है कि ये डार्क साइड का एक्सपोजर हो जाएगा, अब ये अंत है इसका? देखिए अभी मैं भी कोशिश कर रहा हूँ और हमारी दबंग रनावत भी कोशिश कर रही है। हाँ। और सबसे बड़ी बात, अच्छी बात यह कि आज हिंदुस्तान की 50 करोड़ जनता फाइट कर रही है और मैं तो कह रहा हूँ ये क्रांति है इस माफिया को तोड़ने की, इस नेपोटिज्म को तोड़ने की। और ये अच्छा काम हो रहा है ताकि जो बच्चे आउटसाइड से आते हैं, जो जिनका बॉलीवुड में कोई बैकग्राउंड नहीं है, तो उनके लिए रास्ते खुलेंगे, अच्छे रास्ते खुलेंगे। अच्छा सर, आपकी फिल्म कब तक रेडी हो जाएगी, हम लोग कब देखेंगे? मेरी फिल्म की शूटिंग सितंबर मिड से स्टार्ट हो जाएगी।
अच्छा। और जो पहली प्लानिंग है वो क्रिसमस की प्लानिंग है, बट ये कि कोरोना ज़्यादा इफेक्ट ना करे उस चीज़ को और थिएटर स्टार्ट हो जाएं। अगर इन केस कोरोना का इफेक्ट रहा और थिएटर स्टार्ट नहीं हुए तो डेडलाइन 26 जनवरी की मैं लेके चल रहा हूँ, रिपब्लिक डे पर। अच्छा, तो इन केस अगर परमिशन नहीं मिलती है, मतलब मल्टीप्लेक्सेस नहीं खुलते हैं, तो क्या आप इसको वेबसाइट पे लॉन्च करेंगे किसी ऐप वगैरह में? ना, मैं किसी और के ऐप पे क्यों करूँगा, मेरा अपना OTT चैनल लॉन्च हो रहा है। अगर ऐसी नौबत आई तो मेरा OTT चैनल है जिसका नाम है VSG बिन, जो इस फिल्म की प्रोड्यूसर भी है। अरे वाह। हम उस पर लॉन्च करेंगे। बाकी मैं तो भगवान से यही दुआ करूँगा कि थिएटर स्टार्ट हो जाए। जैसे अब 5 अगस्त से अपना ये जिम वगैरह भी स्टार्ट हो रहे हैं। हाँ, तो मैं तो भगवान से दुआ करूँगा कि मेरी फिल्म रिलीज होने तक थिएटर भी ओपन हो जाए। जी, हम भी यही दुआ करते हैं कि जल्दी से ओपन हो जाए, हम लोग थिएटर में इसका लाभ उठा सकें। बिल्कुल, मैं तो ये चाहता हूँ कि भाई ये फिल्म इतनी बड़ी फिल्म है और एक सच्चाई के रास्ते पे बन रही फिल्म है जी। तो हिंदुस्तान की आवाम उसको थिएटर पे ही आके देखे और हर आउटसाइडर का जो दर्द है जी। उसको समझे कि हमारी इंडस्ट्री में क्या क्या होता है और कैसे कैसे होता है। इस मूवी का तो बेसब्री से इंतज़ार है सबको, क्योंकि जो बिट्स एंड पेपर्स में हम लोग देख रहे हैं, जो छोटा छोटा इधर उधर से देख रहे हैं नेपोटिज्म के बारे में, वो एक कंबाइंड एक पैकेज में जब आएगा तो लोगों को एक्चुअली में समझ आएगा कि इंडस्ट्री में एक्चुअली में क्या हो रहा है। बस यही कोशिश कर रहा हूँ कि जो डार्क साइड हिंदुस्तान की आवाम को नहीं मालूम उनको भी समझ में आए कि जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है। बिल्कुल जी। सर, हमने सुना है कि आप नॉर्थ इंडिया में भी इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करने वाले हैं। जी, दिल्ली या नोएडा के साइड जी में? मेरा प्लान है कि मैं उत्तर प्रदेश का जो एक संभाग है नोएडा, मैं एक पैरेलल इंडस्ट्री प्लान कर रहा हूँ ताकि जो आउटसाइडर है नॉर्थ इंडिया के लोग हैं वो मुंबई की तरफ रुख ना करें। आपको पता है कि मुंबई में जो आज कारनामे होते हैं कि मुंबई पुलिस इस केस में भी बिकी हुई है, तो मैं नहीं चाहता कि और ऐसे हादसे हों कि मुंबई पुलिस या महाराष्ट्र सरकार उन माफिया का साथ दे। अच्छा। और मेरे कहना है कि जब मैंने बहुत सोच समझ के ये फैसला लिया है कि मेरा अपना OTT चैनल है, साल की मेरी 50 वेब सीरीज़, 50 शॉर्ट फिल्में बनेंगी। मैं अपने फिल्म प्रोडक्शन से 6 फिल्में साल की प्लान कर रहा हूँ। जब इतना सब कुछ यहाँ पे जब मिल जाएगा लोगों को तो वो मुंबई क्यों जाएंगे? सही बात है, इतना दूर जाने से अच्छा है यहीं पास में ही अगर कुछ अच्छा मिल जाए तो फिर। तो आपने ये शुरू किया है ये प्रोजेक्ट अभी? ये बहुत जल्दी हो जाएगा कि मैं उत्तर प्रदेश की जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ साहब, मैं उनसे जल्दी मुलाकात करने का प्लान बना रहा हूँ मैं। अच्छा। उनके साथ अपना प्रपोजल शेयर करूँगा। जैसे ही मेरे को मुख्यमंत्री साहब इसकी परमिशन देते हैं मैं उस पर आगे बढ़ जाऊँगा। आपको बहुत बहुत ऑल द बेस्ट आपको कि आप ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से करें और यहाँ पर नॉर्थ इंडिया में अगर ये चीज़ आ जाएगा तो नॉर्थ इंडिया के जो टैलेंट्स हैं उनको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा। बस कोशिश कर रहा हूँ और अपनी तरफ से कहना मैं ईमानदारी से और सच्चाई से आगे देखिए। बाकी कृपा भोलेनाथ की है और यूपी में कृपा योगी आदित्यनाथ जी की है। जी वो तो है, दोनों की कृपा बनी रही तो ये काम बहुत जल्दी होगा। वो तो है, बहुत जल्दी होगा। सर, आखिरी सवाल, ये कोरोना काल में आप शूटिंग को कैसे करेंगे, क्या प्रिकॉशंस लेने वाले हैं आप इसके लिए? जो भी कहना मैं भारत सरकार की गाइडलाइंस हैं और जिस भी स्टेट में शूटिंग करेंगे वो स्टेट गवर्नमेंट की जो भी गाइडलाइंस हैं उसको हम 100% फॉलो करेंगे। सर, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी वेरी मच। Thank you so much. And don't forget to subscribe to our channel for more such videos.